Hi guys, this is Advocate Rukhsar Ahmed and welcome to my channel Learn Law. फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं वो है लोन डिफॉल्टर्स के बारे में। आमतौर पर हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हमारी बहुत सारी जरूरत को देखते हुए हमें एजुकेशन लोन, प्रॉपर्टी लोन, अपना घर बनाने के लिए लोन या कोई भी व्हीकल आपको खरीदना है, उस व्हीकल को खरीदने के लिए आपको लोन कराने पड़ते हैं। और अक्सर ये देखा जाता है कि लोन 1 साल, 2 साल, 15 साल और 20 साल तक के लिए होते हैं और उनकी ईएमआईज हमें हर महीने पे करनी होती है। लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी आपके पास पैसे होते हैं, आपकी सैलरी अच्छे से आ रही होती है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और आप प्रॉपरली ईएमआईज पे कर रहे होते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि आपकी जॉब चेंज हुई जिसकी वजह से आप 2 से 3 महीने तक अपनी सैलरी रिसीव नहीं कर पाए, या आपका बिजनेस है, जैसे नोटबंदी अभी आया था, जीएसटी आया था, ऐसे टाइम में व्यापारियों के लिए व्यापार में बहुत घाटा हुआ और उनके लिए भी ईएमआईज पे करना बहुत मुश्किल हुआ। और ऐसा भी देखा जाता है कि कोई व्यक्ति परमानेंटली ईएमआई पे नहीं कर पाता, उसे अपने बिजनेस में लॉस हो जाता है या परमानेंटली उसकी जॉब चली जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस में अक्सर ये देखा गया है कि बैंक कंपनीज लोन डिफॉल्टर्स को बहुत ज्यादा हरास करती हैं। पर्सनली मेरे पास क्लाइंट्स अक्सर ये फोन करके पूछते हैं कि हमें अलग अलग लोग कॉल कर रहे हैं, रिकवरी एजेंट्स कॉल कर रहे हैं, वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, हमारे रिश्तेदारों तक को पता नहीं कहां से वो नंबर ढूंढ के लाते हैं, उन्हें कॉल कर करके हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। रिकवरी एजेंट्स अक्सर घर पर आते हैं। घर में जब कोई मेल मेंबर नहीं होता तो फीमेल्स को और बच्चों को आके बहुत ज्यादा वो थ्रेट करते हैं, धमकाते हैं, परेशान करते हैं। और पड़ोसियों से मिलकर भी ये रिकवरी एजेंट्स की सारी टैक्टिक्स होती हैं कि पड़ोसियों को भी लोन डिफॉल्ट के बारे में स्पेशली बताते हैं ताकि सोशल उसके ऊपर एक स्टिग्मा क्रिएट हो जाए। ये सब चीजें किसी कानून के अंदर नहीं लिखी हैं और ना ही ये सब एक बैंक एज ए मैटर ऑफ राइट आपके साथ कर सकता है। ऐसी सिचुएशन में एक लोन डिफॉल्टर के पास कौन कौन सी लीगल रेमेडीज हैं, आइए आज मैं इस चैनल के माध्यम से अपने इस वीडियो के थ्रू मैं आपको आपके लीगल राइट्स के बारे में बताता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहला जो लीगल राइट है वो है कि सपोज आप 1 या 2 महीने के लिए कोई भी ईएमआई सपोज पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने बैंक को एक रिटर्न रिक्वेस्ट कर सकते हैं या एक मेल कर सकते हैं कि 1 या 2 महीने के लिए मैं ईएमआईज पे करने में सक्षम नहीं हूं, इसलिए मेरी ईएमआईज को कुछ टाइम के लिए डेफर्ड कर दी जाए और मैं भविष्य में उन ईएमआईज को प्रॉपरली पे करूंगा और उसके लिए मैं अंडरटेकिंग देता हूं। और बैंक आपको आपकी इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ऑब्लाइज्ड होता है बैंक के लिए, क्योंकि बैंक को आपसे पैसा चाहिए। बैंक नहीं चाहता कि आप डिफॉल्ट करें। आप भी अगर नहीं करना चाहते हैं डिफॉल्ट तो आप सिंपल से ईमेल करिए और आपकी इस एप्लीकेशन को अप्रूव किया जाता है और आमतौर पर इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है। इसके अलावा सपोज आपकी ईएमआई 20,000 रुपीज पर मंथ की और आप किसी भी वजह से आप 20,000 रुपीज पर मंथ नहीं पे कर पा रहे हैं, तो अगेन आप बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ईएमआई का जो अमाउंट है वो रिड्यूस कर दिया जाए। अगर 20,000 रुपए आपकी ईएमआई है तो उसको 15,000 रुपए कर दिया जाए और बैंक आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज की एक दोबारा से ईएमआई कैलकुलेट करके उसको रिड्यूस यानी कि कम भी कर सकता है। ये आपका सेकंड लीगल राइट है। फ्रेंड्स, इसके अलावा सपोज आप परमानेंटली अपनी ईएमआई पे करने में आप सक्षम नहीं है, आपको लगता है अब मैं ईएमआई पे नहीं कर पाऊंगा और आपका जो लोन है वो 10 साल का है, 15 साल का है और ऑब्वियस सी बात है 10 से 15 साल के लोन के ऊपर जो ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप बैंक से पर्सनली एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं राइटिंग में या उनके कस्टमर केयर पर कॉल करके या ईमेल करके कि आपसे मैं अपना लोन 1 टाइम सेटलमेंट करना चाहता हूं, तो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आप उनको मुझे बता दीजिए। और ऐसी कंडीशंस में जब आप प्री मैच्योर सेटलमेंट करते हैं यानी कि एक बार में सेटलमेंट करते हैं तो अक्सर जो अमाउंट आपको कंप्लीट अमाउंट पे करना होता है, सपोज आपको पूरे अमाउंट पे 20 लाख पे करना है, तो उसमें आपको कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है और आपका वो इंटरेस्ट जो फ्यूचर इंटरेस्ट है वो बैंक रिड्यूस कर देता है। फ्रेंड्स, ये तो वो कुछ चीजें हैं जब आप ईएमआई पे करना चाहते हैं। सपोज आपके पास ईएमआई पे करने के लिए है ही नहीं, आपके पास आपकी 20,000 रुपीज पर मंथ की ईएमआई थी, आप 3,000 भी पे करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं और आपकी फैमिली पूरी तरीके से
फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लीगल राइट्स हैं, वो भी मैं आपको पहले से बता देता हूं। सपोज आपकी ईएमआईज टूट गई हैं, ब्रेक हो गई हैं, कोई भी बैंक कंपनी डायरेक्टली आपके घर पर आके आपसे आपके घर का कब्जा नहीं ले सकती है। जिस चीज के अगेंस्ट आपने ईएमआईज लोन कराया है, डायरेक्टली उस पर कब्जा नहीं कर सकती। सबसे पहले बैंक के लिए ये जरूरी है कि वो आपको 60 डेज का एक लीगल नोटिस सर्व करे, जिसके तहत वो आपसे डिमांड करता है कि 60 दिन के अंदर अंदर आपके ऊपर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं वो आप पे कर दें। अगर बैंक ने आपको 60 दिन का नोटिस नहीं दिया है और किसी भी कोर्ट के अंदर उसने आपके खिलाफ केस डाल दिया है, तो ये ध्यान रखिए कि वो केस मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि 60 डेज का एक नोटिस देना केस डालने से पहले जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बिना वो केस वैलिड नहीं होता है। सेकंड सिचुएशन है फ्रेंड्स, वो है राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा था कि अक्सर रिकवरी एजेंट्स इतनी कॉल्स करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि दूसरे आदमी को जिसने लोन डिफॉल्ट किया है उसे ऐसा लगता है कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम कर दिया है। अक्सर आप लोग न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे और अखबार और न्यूज चैनल्स पे आप देखते भी होंगे कि एक आदमी ने 50 लाख का लोन लिया था और उसने अपने बीवी बच्चों सहित आत्महत्या कर ली। फ्रेंड्स, ऐसा आम तौर पर हम लोग देखते हैं और इसकी एक बड़ी वजह लोन का चुकाना ना चुकाना तो होता ही है। बैंकों द्वारा जो हरासमेंट किया जाता है, और ये हरासमेंट बैंक्स डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयज के थ्रू नहीं करते हैं, ये हरासमेंट वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स के थ्रू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट अननेसेसरी आपको कॉल्स कर रहा है, परेशान कर रहा है, समाज में आपके खिलाफ डिफामेशन कर रहा है या किसी भी तरह की आपको परेशानी क्रिएट कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ एक पुलिस स्टेशन में रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और उसके खिलाफ पुलिस को बाउंड है कि उनके खिलाफ वो कंप्लेंट पे एक्शन जरूर ले। सपोज आपने कोई कार लोन लिया है, सपोज आपने कोई बाइक के ऊपर लोन लिया है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप लोन पे नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो आपकी कार को आपके घर से उठाकर ले जाए या आपके किसी भी व्हीकल को उठाकर ले जाए। अक्सर पहले ऐसे देखा जाता था, 2-3-4 साल पहले की ये बात है कि रिकवरी एजेंट्स के थ्रू बैंक जो है वो कार और बाइक्स को सीज करवा लिया करते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की इसमें गाइडलाइंस हैं, आप किसी के व्हीकल को चाहे वो लोन पर लिया है आप उसको सीज नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई भी बैंक डायरेक्टली आपसे अपने आउटस्टैंडिंग ड्यूज के लिए डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर सकता। वो आपको लीगल नोटिस देगा, वो आपके ऊपर केस फाइल करेगा। जब केस में आपको लड़ने का पूरा मौका दिया जाएगा, आप लोन क्यों नहीं पे कर पा रहे हैं, आपके साथ क्या परेशानी है, आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, उन सब को आप अपने कोर्ट में अपने डिफेंस के अंदर बहुत आसानी से अपने वकील के थ्रू या डायरेक्ट खुद भी आप चाहें तो वहां पर अपनी बातों को रख सकते हैं। और जज और जो इन मैटर्स को जो जजेस वगैरह सुनते हैं वो आपके डिफेंस को बहुत अच्छी तरह से नोट करके ही उसके ऊपर फैसला देते हैं। अगर मान लो कोई फैसला आपके खिलाफ आ ही गया है और आपके किसी भी एसेट, मान लो आपकी कार की कुर्की का वारंट आ गया है या आपके घर की कुर्की करने के लिए कोई ऑर्डर हो गया है और उसको ऑक्शन करना है, यानी कि उसको नीलाम करना है, तो ऐसी सिचुएशन में सपोज आपका लोन 10 लाख रुपए का था और आपके घर की कीमत 20 लाख रुपए है, और अगर वो घर नीलाम होता है तो आप अपने घर की जो बेस्ट बायर हैं वो आप खुद बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके घर की वैल्यू के बराबर अमाउंट उन्हें मिल जाता है, सपोज आपका 10 लाख रुपए बैंक को लेना है, तो वो सिर्फ उस अमाउंट में से 10 लाख रुपए लेंगे, बाकी अमाउंट घर बेचकर जो मिलता है उस अमाउंट को लोन डिफॉल्टर को ही देना पड़ेगा, उस अमाउंट को बैंक नहीं रख सकता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा राइट अगेंस्ट हरासमेंट भी है। आपका कोई भी बैंक, कोई भी रिकवरी एजेंट आपको हरासमेंट नहीं कर सकता। लोन डिफॉल्ट होना एक कॉमन टेंडेंसी है, इंसान के साथ अगर परेशानी होती है तो लोन डिफॉल्ट होते हैं, और ये इतना बड़ा इशू नहीं है कि कोई इंसान आपको लगातार हरास करता रहे, आपको परेशान करता रहे और आपको इस हद तक परेशान करे कि आपको सुसाइड करनी पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ राइट्स हैं लोन डिफॉल्टर्स के।
अगर आपसे लोन डिफॉल्ट हुआ भी है तो आप अपने इन राइट्स का वायलेशन कभी ना होने दें। एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं कि एक कानून है सरफेसी। सरफेसी मैंने यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या है। ये कानून आया है, इस कानून के अंदर सारे आपके लीगल राइट्स लिखे हुए हैं, बैंक्स के लीगल राइट्स लिखे हैं और पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। चाहे तो आप उसे खुद भी पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने लोन डिफॉल्टर्स के लीगल राइट्स के बारे में बताया है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में आप मैसेज करिए, मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।